हम लोग अप एंड डाउन सीखेंगे प्रीपोजिशन में। अप, डाउन। देखिए ये सीढ़ी है, ये जो आपको येलो से हम दे रहे हैं ये अप है, और जो वाइट से दे रहे हैं ये डाउन है। बहुत सिंपल है, दो सेंटेंस लिखेंगे। ही वेंट अप द स्टेयर्स, और ही केम डाउन, या वेंट डाउन भी लिख सकते हैं, द स्टेयर्स। ठीक है, उसी तरह से हम एक और उदाहरण दे देते हैं। पेड़ तो हम बना नहीं पाएंगे आदमी चढ़ते हुए, तो हम सिर्फ उसका उदाहरण दे रहे हैं। ही वॉज क्लाइंबिंग अप, ऊपर की ओर मूवमेंट, तब अप द ट्री। नीचे की ओर मूवमेंट, ही वॉज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। अप एंड डाउन में इतना जान लीजिए। अप एंड डाउन से एक फ्रेज बनता है, उसको भी जान लीजिए। अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। इसमें ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है, नाउन की तरह यूज किया जा रहा है पूरा का पूरा। और थोड़ा इसको साफ से लिख दें, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अप एंड डाउन के बाद है अलोंग। अलोंग का मतलब लिखेंगे किसी रेखीय पाथ, किसी लीनियर पाथ की दिशा में। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझा सकते हैं आसानी से। ही वॉज वॉकिंग along the street, walking along the street, मतलब क्या, वह गली में टहल रहा था। हिंदी में सिंपल में बोलेंगे, लेकिन along लिखा रहने का मतलब है कि गली जैसे जैसे मुड़ रही थी उसका दिशा भी उधर उधर मुड़ रहा था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है along के बाद। हम आगे बढ़ रहे हैं इस उम्मीद में कि आप लोग खुद पूछ लेंगे जहां दिक्कत होगा। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, के उस पार। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है क्रॉस। ठीक है, याद रखिएगा कि क्रॉस नाउन भी है और क्रॉस वर्ब भी है। नाउन और वर्ब के रूप में इसका अंतर क्या हो जाता है, बहुत सिंपल सा अंतर है। ये जो मार्क है कटकुट का, ये क्रॉस कहलाता है। ठीक है, क्रॉस साइन। और क्रॉस का मतलब होता है वर्ब के रूप में पार करना, पार करना। तो क्रॉस और एक्रॉस में बहुत अंतर है, आप दोनों के अंतर को ध्यान रखिएगा। के उस पार और पार करना, जैसे दो एग्जाम्पल लिख करके हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, वह नदी पार कर गया, वह तैर कर नदी पार कर गया। नदी पार कर गया। ही स्वयं, स्विम कभी टू स्वयं, अक्रॉस द रिवर। जिनको याद नहीं है टेंस उनके लिए बता दें कि नदी पार कर गया ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पर भी टू यूज़ किया गया।
ठीक है, ठीक है। तैरकर नदी पार गया कर गया, ही स्वैम अक्रॉस। ठीक है, अब इसको हम बराबर दे के लिख सकते हैं, ही क्रॉस्ड द रिवर, क्रॉस्ड द रिवर बाय स्विमिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर V2 क्रॉस्ड आ गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, वह नदी के उस पार रहता है, वह नदी के उस पार रहता है, he lives, के उस पार है ना, he lives across the river, lives across the river। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्ब आ गया आपका lives V5, और ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इस नाउन को कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस से। प्रीपोजिशन यही तो बेचारा करता है कि नाउन को कनेक्ट करता है। सीधा लाइन खींचा जो हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम एक्रॉस के बारे में जो जानना ज़रूरी है, एक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक्रॉस द वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, पूरी दुनिया में, दुनिया के उस पार नहीं समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। गांधी जी इज रेस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, अक्रॉस के बाद है अगेंस्ट, नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है, एक मीनिंग तो है के विरुद्ध। ठीक है, ही ऑलवेज गोज अगेंस्ट द रूल्स, वह हमेशा नियमों के खिलाफ जाता है। ठीक है, अगेंस्ट का दूसरा मीनिंग होता है से सटाकर या के सहारे। एग्जाम्पल, द लैडर वाज केप्ट, लैडर रखा हुआ था अंडर, सॉरी अंडर बोल रहे, अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, दीवार से सटा के रखा हुआ था मतलब दीवार के सहारे रखा हुआ था। एक और एग्जाम्पल, ही वॉज लीनिंग, वह झुका हुआ था, किस चीज के सहारे या किस चीज से सट कर झुका हुआ था, अगेंस्ट द टेबल। यही है अगेंस्ट का दो उदाहरण। एक और कंपैरिजन बताने के लिए, तुलना के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं अगेंस्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बहुत सिंपल है, पाइन ट्रीज आर डार्क अगेंस्ट द इवनिंग स्काई। शाम में रोशनी कम हो जाता है, सूरज ढलने लगता है, तो उस समय आसमान में रोशनी कम हो जाता है। अगर उसकी तुलना में देखें तो चीड़ का पेड़ ज़्यादा डार्क दिखता है, ज़्यादा
काला टाइप से दिखता है। उसका चीड़ के पेड़ का रंग पत्तों का बहुत हरा होता है, डीप हरा। तो जब डीप हरा होने लगता है तो थोड़ा कालापन पर आ जाता है ना, हरा रंग। उसी तरह से देखिए, इवनिंग स्काई की तुलना में जो पेड़ चीड़ का पेड़ होता है ज़्यादा काला होता है, ज़्यादा अंधेरापन लिए होता है। प्राइस बताने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। प्राइस बताने के लिए अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी अगेंस्ट, मतलब के बदले, किसके बदले? द पेमेंट ऑफ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चार्ज। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चार्ज के बदले आप ये फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। आई थिंक ये अगेंस्ट भी समझ में आ गया होगा। एट और इन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर ऑन भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, बिहाइंड भी बता चुके हैं, बिफोर इन फ्रंट ऑफ भी बता चुके हैं, बिसाइड और बाई भी बता चुके हैं, ये सब तस्वीरों में आ चुका है। फॉर और सिंस भी हमने टाइम में बता दिया है, सिंस और फ्रॉम भी शायद हमने टाइम में बताया है। फॉर और ड्यूरिंग को लें, देखिए बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण, दो उदाहरण हम लिखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, he went to his village during दुर्गा पूजा। ठीक है, फॉर 10 days। गौर से देखेंगे आप तो ये दुर्गा पूजा भी पीरियड ऑफ टाइम है और 10 days भी पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रीपोजिशन लगा। दुर्गा पूजा एक दिन का नहीं होता, वो पीरियड होता है, और 10 days तो पीरियड है ही, लेकिन 10 days के साथ फॉर लगा, इसके साथ ड्यूरिंग लगा। ठीक है, अर्थ भी बदल जाता है। देखिए, एक तो अर्थ आ जाता है यहाँ के दौरान, इसके दौरान घर गया, और 10 दिनों के लिए घर गया, ये तो हिंदी सेंस में फ़र्क है ही। और देखिए एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि 10 days एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन वही 10 days में दुर्गा माँ का पूजा होते रहता है, तो उसका नाम दशहरा या दुर्गा पूजा हो जाता है। तो जब 10 days स्पेशल वाला है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है ना? तो इसीलिए वहाँ ड्यूरिंग यूज़ किए, और जहाँ नाम नहीं है सिर्फ पीरियड है, वहाँ पर फॉर यूज़ किए। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हम दुर्गा पूजा के साथ फॉर लगा देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता क्या, अर्थ बदल जाता? क्या अर्थ हो जाएगा? देखिए, ही वेंट टू हिज विलेज फॉर दुर्गा पूजा। वह दुर्गा पूजा के लिए अपने गांव गया, मतलब जाने का उद्देश्य दुर्गा पूजा मनाना था। ठीक है, मतलब यहाँ पर के लिए का अर्थ आ रहा है, और के लिए किस लिए हो रहा है? उद्देश्य को बताने के लिए, कि जाने का उद्देश्य क्या था, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना। आई होप कि फॉर और ड्यूरिंग भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इन और ड्यूरिंग। इन और ड्यूरिंग
अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है इन और ड्यूरिंग को जानना। ठीक है, जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। उदाहरण दे देंगे तो कभी नियम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका नियम कभी सहज नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्या है देखिए, वो 2 सेंटेंस हम लिखेंगे, सिर्फ 2 सेंटेंस। ही वॉज किल्ड इन द वॉर और ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग द वॉर। आप में से अगर किसी के लिए हिंदी आता हो तो दोनों का हिंदी कर दीजिए। आंख बंद करके दोनों का अंतर महसूस करने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल हिंदी सही है। हाँ, युद्ध में मारा गया मतलब युद्ध में शामिल था निश्चित रूप से एकदम, तब तो बोले कि युद्ध में मारा गया। हाँ कि ना। अब इसमें ड्यूरिंग लगाने का मतलब ये होगा कि युद्ध के दौरान मारा गया, जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय मारा गया। तो उस समय तो 2 स्थिति हो सकता है, या तो युद्ध में लड़ रहा होगा उसमें मारा गया होगा, या तो फिर युद्ध चल रहा था उधर बॉर्डर पे, इधर ही किसी से अपने मोहल्ले में या कहीं पर लड़ाई कर लिया और जिससे लड़ाई किया उसने उसको मार दिया। युद्ध में शामिल था या नहीं था, निश्चित नहीं। ठीक है, छोटा छोटा प्रीपोजिशन का अंतर कितना अंतर ला देता है पूरे वाक्य के सेंस में। इन और विद इन, ठीक है, इन और विद इन क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसमें तो रूल्स भी बताना पड़ेगा, खाली एग्जाम्पल से नहीं होगा, पहले एग्जाम्पल उसके बाद रूल। ठीक है, अब जरा देखिए, he will come back in a month, he will come back within a month। एक चीज तो दोनों में समानता दिखा, समानता ये दिखा कि दोनों के बाद पीरियड ऑफ टाइम ही यूज हो रहा, दोनों में। इनके बाद भी पीरियड ऑफ टाइम है और विद इन के बाद भी पीरियड ऑफ टाइम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो फर्क कहाँ है? फर्क सुनिएगा तो दिमाग उड़ जाएगा। वह 1 महीने के बाद वापस आएगा। ठीक है, वह 1 महीने के भीतर, मतलब 1 महीना होने से पहले वापस आएगा। ठीक है, कितना बड़ा बात हो गया, एक बड़ा बात हो गया इसके वजह से। याद रखिएगा कि अगर फ्यूचर टेंस है तरीके, फ्यूचर टेंस है और इन है, वर्ड से देखिएगा, इन है ना, इन के साथ पीरियड ऑफ टाइम है। अरे यार, इनके साथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है।
इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम में फ्यूचर टेंस में, टेंस का भी हम बंधन लगा दिए कि फ्यूचर में ही ऐसा ई नियम लागू होगा, दूसरा टेंस में नहीं। तब इस इन का यूज़ आफ्टर के सेंस में होता है। ठीक है, बोले विदिन, तो विदिन हमेशा बिफोर के सेंस में, हमेशा बिफोर के सेंस में यूज़ होता है। तो आप बोलेंगे सर यदि के पहले के सेंस में विदिन लगा दिए तो बिफोर कहाँ लगाएंगे? तो विदिन लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम, जबकि यही बिफोर लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। यही सेंटेंस रहता है, ही विल कम बैक। हम ये बता चुके हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसको हम घड़ी या कैलेंडर में देखते हैं। कम बैक डॉट 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 द कमिंग जुलाई, द नेक्स्ट जुलाई। ठीक है, वह वापस आएगा अगले जुलाई से पहले। अब अगला जुलाई जैसे ही हमने बोल दिया वैसे ही समझ लीजिए क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि हमको कहाँ दिख रहा है ये, कैलेंडर में। और इसीलिए यहाँ पर हमको क्या डालना पड़ेगा, बिफोर। अगर हमने इन डाल दिया, सॉरी इन बोल रहे हैं, विद इन डाल दिया, ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अब बिफोर तो सही है। आई होप की चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कह देता है विल कम बैक इन जुलाई, इन बोल देता, तब इसका मतलब निकल जाता कि वो जुलाई में वापस आएगा, जुलाई में। ठीक है, तो हमने इन विद इन बता दिया और साथ साथ उसके बाद एक बिफोर विद इन है तो हमने बिफोर भी बता दिया आपको, इन विद इन और बिफोर बता दिया। और समझिए इन और आफ्टर भी बता दिया। जरा एक पॉइंट और हम उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ फ्यूचर टेंस था, हम पास्ट या कोई दूसरा, फ्यूचर छोड़ के कोई दूसरा कर देते हैं। ठीक है, ही केम बैक डॉट 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 ए मंथ। ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं इन और आफ्टर। अब आप क्या भरिएगा, ही केम बैक इन ए मंथ, कोई सेंस नहीं बनेगा, जबकि हम लोग बोलते बहुत फ्रीक्वेंटली। यदि बोलना दो ही बात ना हो सकता है कि वह तो या तो एक महीने से पहले आएगा, तो से पहले के लिए हमेशा विद इन होता है सभी टेंस में, इस सभी टेंस में यूज होता है, इसका कोई फ्यूचर व्यूचर का बंधन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया नहीं, तो फिर एक महीने के बाद आएगा तो फिर आफ्टर लगेगा। बोली इन क्यों नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, इन लगता है आफ्टर के सेंस में, लेकिन जब फ्यूचर रहेगा तभी सिर्फ लगता है। नेक्स्ट है टू टिल अनटिल। नहीं बताएंगे क्योंकि हम रेंज बता चुके हैं, फ्रॉम के साथ टू टिल अनटिल का उपयोग होता ना। एक पॉइंट तो बताना चाहिए हमको इसमें, टू टिल अनटिल। ठीक है, दो बातें आती हैं इसमें, दोनों जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली बात है भैया कि फ्रॉम के साथ आप टू लगाओ, टिल लगाओ, अनटिल लगा दो, दोनों सही होगा। मतलब फ्रॉम के साथ ही सब सही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोलते हैं आई टीच फ्रॉम 6:30 टू 10 AM। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपका 6:30 या 10 AM क्या है, टाइम है। जैसे ही टाइम आया तो आप यहाँ पर टिल और अनटिल भी लगा सकते हैं, एग्जैक्टली सही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई तीनों यहाँ पर माना जाएगा प्रीपोजिशन। टिल और अनटिल तो कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होते हैं,
हमको चाहिए कि हम एक उदाहरण दिखा दें एटलीस्ट, कम से कम। हालांकि हम कंजंक्शन में पढ़ा चुके हैं, लेकिन टू कभी भी कंजंक्शन के तौर पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे दे विल वेट फॉर यू, वे लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। कब तक? टिल या अनटिल you come and meet us them, come and meet them। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो क्लाउजेज हैं, दूसरा क्लाउज यहाँ है। अच्छे से देखिए, इसलिए जो जोड़ रहा है ये क्या होगा, क्लाउजेस को जोड़ता है तो ये क्या होता है, कंजंक्शन। लेकिन यहाँ आप टू का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टू कभी कंजंक्शन नहीं होता है, सिर्फ टिल और अनटिल होता है। ठीक है, हमको लगता है कि हमने बता दिया अपनी तरफ से। ठीक है, टिल अनटिल हो गया, बाई, बिफोर, बिटवीन, बिसाइड्स और एक्सेप्ट जरूर बताना चाहिए हमको अगले पेज पर। बिसाइड्स और एक्सेप्ट, क्या आवाज़ और वीडियो में क्लैरिटी है? बिसाइड्स और एक्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपार्ट फ्रॉम, के अलावे, ये तीनों का अर्थ होता है के अलावे। तीन उदाहरण खाली देंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इतना अच्छा चीज है। एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण। हम तीनों उदाहरण दें, इसको क्लियर करें, इससे पहले हम 2 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहे हैं। ठीक है, गौर से देखिए, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, हिंदी उदाहरण हम लिख रहे हैं, इससे समझ में ये वाला चीज़ आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसमें हिंदी एक है तो कन्फ्यूज़न बनता है थोड़ा, तीनों का हिंदी सेम रहने के कारण। मैं हिंदी के अलावे अंग्रेजी या अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। 2 ही उदाहरण देंगे, 3 नहीं। बोल सकता हूँ, 2 ही से क्लियर होगा। ठीक है, और मैं हिंदी के अलावे और कोई भाषा नहीं बोल सकता हूँ, और कोई दूसरी लिखें या न लिखें भाषा नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, तीसरा उदाहरण भी दे ही देते हैं। ठीक है, मैं हिंदी के अलावा सभी भाषाएं बोल सकता हूँ। मैं हिंदी के अलावे सभी भाषाएं बोल सकता हूँ। और एक उदाहरण जब 3 दिए हैं तो 4 भी देंगे, 3 बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। मैं हिंदी के साथ साथ सभी भाषाएं बोल सकता हूँ। मैं हिंदी के साथ साथ सभी भाषाएं बोल सकता हूँ। बताइए फिर क्या दिक्कत था, क्यों ऐसा किए?
अब जरा देखिए चारों सेंटेंस में क्या मामला आ रहा है। मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। किसी भाषा को छोड़ा गया कि सबको शामिल किया गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को शामिल किया गया। तो जब शामिल करने का बात आ जाए, इंक्लूड करने का बात आ जाए, तब बिसाइड्स का यूज कीजिए, इंक्लूडिंग। दूसरा में देखें, मैं हिंदी के अलावा और कोई दूसरी भाषा नहीं बोल सकता हूँ, मतलब हिंदी छोड़ करके, तो एक्सक्लूडिंग का बोध आ जाए। हम इसको लिखे कैसे पीला में, तीर वीर के लिए पीला काफ़ी है, लिखने के लिए वाइट और ग्रीन है। क्या बोले हम, एक्सक्लूडिंग का सेंस आ जाए। इस सेंस आपको खुद से पकड़ना होता है, तब एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं, और कोई तरीका नहीं है। बोले अपार्ट फ्रॉम कहाँ होगा, आप दोनों में से कहीं भी अपार्ट फ्रॉम ठोक दीजिए, सही हो जाएगा। यानी कन्फ्यूजन होने लगा कि बिसाइड्स लगाएं कि एक्सेप्ट लगाएं, तो दोनों के जगह आप अपार्ट फ्रॉम लगा के निकल जाइए, सही हो जाएगा 100%। तो मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ऑल्सो लगाएं ना लगाएं, बिसाइड्स हिंदी, ठीक है। आपका प्रीपोजिशन बिसाइड्स यूज हुआ, इंक्लूडिंग का सेंस है। एक और, मैं हिंदी के अलावा और कोई दूसरी भाषा नहीं बोल सकता हूँ। आई कांट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज। कैसे भाई, हिंदी के अलावा ना, तो एक्सेप्ट हिंदी, एक्सेप्ट हिंदी। देखिए ये आ गया यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है। मैं हिंदी के अलावा सभी दूसरी भाषाएं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक ऑल अदर, ग्रीन से लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ऐसे घचपच हो जाएगा, सेम कलर रहेगा ना 3-4 लाइन लगातार, घचपच हो जाएगा, घचपच। इस घचपच को हटा देते हैं। आई कैन स्पीक, सभी दूसरी भाषाएं ना, ऑल अदर लगाएं शायद ना लगाएं, लैंग्वेजेज। देखिए इसमें भी शामिल करने का बात हो रहा है, हिंदी के अलावा सभी भाषाएं बोल सकता हूँ, और नहीं, शामिल नहीं किया जा रहा है इसमें, हिंदी को छोड़ करके, छोड़ने का बोध हो रहा है। ये कॉमन सेंस गड़बड़ाएगा तो पूरा सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ एक्सेप्ट लगा दीजिए, एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी के अलावा सब बोल सकते हैं, मतलब हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी नहीं, हिंदी को छोड़ के सब बोल सकते हैं, एक्सेप्ट आ गया। अच्छा, मैं हिंदी के साथ साथ सभी भाषाएं बोल सकता हूँ, हिंदी को भी शामिल किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेज, ठीक है, सभी भाषाएं साथ साथ। बिसाइड्स, जहाँ जहाँ आपने बिसाइड्स या एक्सेप्ट लगाया है, उस सब जगह पर आप अपार्ट फ्रॉम लगाओ ना, कोई रोकेगा थोड़ी आपको, 100% करेक्ट होगा, नंबर भी नहीं जाएगा। बिसाइड्स और एक्सेप्ट सही हो जाने की उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, कि रिस्पॉन्ड। प्रीपोजिशन के सेगमेंट में आज हम इतना ही पर रोकेंगे, ठीक है, और वोकेबलरी के सेगमेंट में हम चलेंगे। वोकेबलरी सेगमेंट का भी शुरुआत कर देते हैं। लेटेस्ट भी हम लोगों ने बात करा था, हम लोगों ने लॉ भी बात करा था, लॉयर भी बात करा था, हमने ले पर लाके छोड़ दिया था कि ले इम्पोर्टेंट है, डिटेल से बताना अगले दिन बताएंगे। आइए ले पर चलते हैं। LAY, ठीक है भाई, बहुत अच्छा चीज है ले, है ना। ले, अब वर्सेस हम करवाएंगे लाई को, LIE, दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिलता जुलता है, इसीलिए
कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इस कंफ्यूजन पे क्वेश्चन भी क्रिएट करता है। आप बोलेंगे सर ले 2 बार क्यों लिखे सर? सर एक ले का मतलब लाई का मतलब होता है सर झूठ बोलना। लाई 2 बार इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि एक तो मतलब होता है इसका झूठ बोलना, और सर दूसरा मतलब रहता है लेटे रहना या पड़े रहना। ठीक है, और ले का एक मतलब होता है रखना। जब झूठ बोलना बोलते हैं तब ले का V2 होता है सॉरी ले बोल रहे हैं, लाई का V2 होता है लाइट और V3 भी होता है लाइट। लाई लेटे रहना होता है तब ले लेन हो जाता है, और रखना ले रहता है तो लेड लेड होता है। आई V1 V2 V3 पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि LIE लाई जो है नाउन भी है, और इसका मतलब इस कंडीशन में होता है सिर्फ झूठ। तो बोलेंगे सर बोलना, यदि हम बोलना चाहते हैं खाली झूठ नहीं, झूठ बोलना तब लाई, इसी लाई को आप या तो वर्ब के रूप में यूज़ कर लीजिए या टेल ए लाई कर दीजिए। टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। टेल ए लाई, झूठ बोलना। आई थिंक ऑल ऑफ अस टेल ए लाई, ये वर्ब हो गया यहाँ के साथ मिला के, इसमें लाई सिर्फ देखा जाए तो नाउन। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन पर एक आध सवाल हमको देने का तो मन करेगा ही करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, ही डॉट 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 इनएक्टिव फॉर आवर्स। हिंदी नहीं भूलेंगे क्योंकि हिंदी बोलते के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। दिमाग कुछ लग पाता है कि 3 3 6 3 9 ऑप्शन दिया गया है। V1 V2 V3 मिला करके 9 ऑप्शन है आप में, आप जिसमें से कोई डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। देखिए कि वह इनएक्टिव घंटों तक पड़ा रहा। वह घंटों तक इनएक्टिव पड़ा रहा, निष्क्रिय पड़ा रहा। चोट ज़्यादा लग गया होगा या दिल को ज़्यादा बुरा कुछ लग गया होगा, ठेस पहुंच गया होगा या फिजिकल चोट ज़्यादा लग गया होगा, तो वो घंटों तक निष्क्रिय पड़ा रहा। ठीक है, ले का, इस वाले ले का, ठीक है गौर से देखिएगा, इस वाले ले का कुछ फ्रेज बताना चाहते हैं। ले फाउंडेशन, नींव डालना। ले एग्स, अंडे देना। जो मुर्गियां अंडे देती हैं वो वाला अंडे देना। ठीक है, कुछ टेक्निकल बात बताते हैं। ठीक है, जब झूठ बोलना के अर्थ में हम लाई का यूज़ करते हैं तो लाई का यूज़ करते समय याद रखिएगा कि लाई होता है, टू होता है, समबडी होता है, ऐसा स्ट्रक्चर में। लाई लेटे रहना, तो याद रखिएगा कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव और इरेगुलर भी है। देख लीजिए V2 V3 इसका ईडी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इंट्रांजिटिव और इरेगुलर है, मतलब क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा? नहीं आएगा, एकदम गलत हो जाएगा ऑब्जेक्ट लाना। और ले कैसा वर्ब है भाई? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है और रेगुलर है। वाई हटा के आई में बदले और ईडी लगा दिए। ठीक है, ले के बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है। ले मैंने रखना, अब जब तक यही नहीं पता चलेगा कि क्या रखना तो कैसे सार्थक होगा, इसलिए आना जरूरी है। इतना जानकारी हमने बताया है।
शायद आपके काम का कुछ रहे। ठीक है, ले के बाद है लेजी। ले द टेबल, ये भी एक फ्रेज है। ले द टेबल मतलब टेबल अरेंज करना, खास करके जब खाना वाना अरेंज कर रहे होते हैं ना, तो ले द टेबल बोलते हैं। ठीक है, लेजी। जी, लेआउट नाउन है। लेआउट का मतलब होता है खर्च, खाका। लेआउट एक साथ, और लेआउट अलग अलग लिखेंगे तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, खाका या रूपरेखा तैयार करना कोई चीज़ का। ठीक है, ये नाउन प्रचलित ही ज़्यादा है, इसको कम लोग उपयोग करते हैं। खाका रूपरेखा, फिल्म का लेआउट। नेक्स्ट है हमारे पास लेजी। लेजी मतलब आलसी। लीड, लीड वर्ब सिखाना चाहिए, ये सिखाने लायक चीज़ है। आइए सिखाते हैं हम आपको लीड। ठीक है, लीड V1 है, इसका V2 होगा लेड, और V3 भी होगा लेड। ये V1 है, V2 है, V3। सर ये तो बहुत जानते हैं, क्या इसको सिखाइएगा आप हमको। लीड नाउन भी है, सिखाने दीजिए ना, सिखाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ सीखने वाला चीज़ था। बढ़त। ठीक है, अब यहाँ कुछ पैटर्न बताएंगे। लीड somebody मतलब क्या, somebody से आगे निकल जाना। फिर से, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड मीनिंग यही है, नेतृत्व करना मतलब किसी को रास्ता दिखाना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए somebody से आगे निकलना के अर्थ में, जैसे यहाँ लीड हमने जो यूज़ किया है वर्ब के रूप में यूज़ किया है, इसको नाउन के रूप में यूज़ करके लिख सकते हैं। टेक ए लीड फ्रॉम somebody, बढ़त ले लेना किसी से, मैच वगैरह में सुनते होंगे। इंडिया हैज़ टेकन लीड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय 250 रन्स। यहाँ पर जो लीड है, देखिए ये नाउन है, पूछिए कैसे, तो इसके पहले आर्टिकल्स लगा हुआ है, इसीलिए इसमें वर्ब का काम टेक कर रहा है। ठीक है, अब लीड जो है इसका सेंटेंस बताना चाहते हैं, नेतृत्व करना के अर्थ में। ठीक है, आवर लीडर्स शुड लीड अस इन दिस क्राइसिस। हमारे नेताओं को चाहिए कि हमको नेतृत्व करें, मतलब रास्ता दिखाएं इस क्राइसिस में। क्राइसिस तो बहुत बड़ा चल रहा है। वर्ब ऑब्जेक्ट, देखिए ना, वर्ब somebody, वर्ब के साइड में somebody लंबडी जो भी रहे वो क्या रहेगा, राइट साइड में है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अच्छा, एक और उदाहरण, बड़ा अच्छा सा उदाहरण मेरे दिमाग में आ ही गया लीड का। ठीक है, सम ग्रेट लीडर्स of our country some great leaders of our countries, थोड़ा थोड़ा गलत लिखा गया, of our country। ठीक है, has led, अब लीड का ये जो V2 है लेड, यहाँ पे डी लिखना चाहिए था ना, दिमाग कहीं और चला गया। has led
आवर कंट्री एंड अस टू प्रॉस्पेरिटी। सेंटेंस बड़ा है, लंबा चौड़ा है, कोई समझ पाए हैं इस सेंटेंस को? आज के लिए वोकेबलरी में इतना है।